बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जी टू डायमेंशनल लैप्लासिस इक्वेशन का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम डायरेचलेट इंटीरियर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को डायरेचलेट इंटीरियर प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लैप्लासिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, टू डायमेंशनल लैप्लासिस इक्वेशन को इनसाइड ए रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, रेक्टेंगुलर रीजन इस तरह से है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 0 to x तक डिफाइन है, ठीक है, और y एक्सिस के अलॉन्ग ये b तक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें से 3 साइड्स पर टेम्परेचर जो है वो 0 है, ठीक है, जैसे इन 3 बाउंड्री कंडीशंस में डिफाइंड है, जबकि 4th साइड पर टेम्परेचर x का कोई फंक्शन है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि इन तीनों कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, जबकि इसे एज ए इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। है ये भी बाउंड्री कंडीशन ही, बट जिस तरह से हम पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में प्रॉब्लम सॉल्व करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल किया करते थे, अब ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। तो चले बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उन्हें नाम दे लेंगे, और फिर जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सबसे बेसिक स्टेप है वो ये है कि हम सोल्यूशन सपोज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, डेरिवेटिव ऑफ यू कैलकुलेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन फंक्शन आएगा स्टेडी स्टेट वो यू ऑफ एक्स वाई आएगा। इसको हमने सपोज कर लिया है दो फंक्शंस की फॉर्म में। ये फंक्शंस कैपिटल एक्स डिपेंड कर रहा है स्मॉल एक्स पे, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये कैपिटल वाई डिपेंड कर रहा है इस स्मॉल वाई पे, जो कि हमारे पास सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये सोल्यूशन हमने सपोज कर लिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। इसके लिए u का 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट से और 2 बार ही y के रिस्पेक्ट से, ये जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो 4 को 2 बार x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे और 2 बार y के रिस्पेक्ट से। ये u का फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो जब x में चेंज आएगा u में भी चेंज आएगा। इसी तरह से सिर्फ यही फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसके ऊपर प्राइम लगा देंगे। ये हमारे पास इक्वल है जी डी एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे डबल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डबल प्राइम आ जाएगा। नोटेशन हमने लिख दी है। इक्वेशन नंबर 4 को 2 बार y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 बार y आ जाएगा और यहाँ पे डबल प्राइम आ जाएगा। इसे 5 और 6 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे। सो 1 में है यू एक्स एक्स की जगह पे एक्स डबल प्राइम वाई, और फिर यू वाई वाई की जगह पे एक्स वाई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड्स को एक्स वाई के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइड करने से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई डबल प्राइम एक्स वाई डबल प्राइम, ठीक है। सो एक्स वाई यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास बचेगा एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, वाई वाली टर्म्स एक तरफ लिख देते हैं और एक्स वाली एक तरफ लिख देते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही है और राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रही है, और चूंकि ये इक्वल हैं तो इस वजह से इनकी कॉमन वैल्यू ना तो सिर्फ एक्स का फंक्शन होगी, ना ही सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन होगी, बल्कि कोई कांस्टेंट होगा जिसे हम लेट कर लेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि हम अगर यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट लेंगे जो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो हमारे पास जो है एक ट्रिवियल सोल्यूशन को जनरेट करेगा। मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो ट्रिवियल होगा, जो कि किसी भी काम का नहीं होगा। तो इस वजह से हम इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 उस कांस्टेंट को नहीं लेंगे, बल्कि हम उस कांस्टेंट को लेंगे कोई भी नेगेटिव कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम के लेते थे, ठीक है, और फिर के को रखते थे 0 के इक्वल, फिर के ग्रेटर देन 0 लेते थे तो उसको रख लेते थे के इज़ इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। तो इन दोनों केसेस के लिए हमारे पास सोल्यूशन ट्रिवियल आता था, तो इस वजह से इस बार डायरेक्टली इसी को ले लिया है ताकि ड्यूरिंग पेपर कैलकुलेशन कम से कम रहे। लेकिन अब चूँकि हम डायरेक्ट ही नेगेटिव ले रहे हैं तो ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, ठीक है। सो माइनस लेमडा स्क्वायर ले लेते हैं, तो मतलब ये जो इक्वेशन आई है इसे माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं।
यूँ करेंगे कि एक बार एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स को माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे और एक बार माइनस वाई डबल प्राइम को माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे। सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं जी इनकी। एक्स डबल प्राइम इसी तरफ रहने देंगे और यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स, और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स डबल प्राइम प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लें, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वाई डबल प्राइम एंड लेमडा स्क्वायर वाई, और फिर आ जाएगा हमारे पास वाई डबल प्राइम माइनस लेमडा स्क्वायर वाई इज़ इक्वल्स टू 0। हमारे पास तो ODEs आ गई हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो फंक्शन आएगा एक्स ऑफ एस, इसे सॉल्व करेंगे तो वाई ऑफ वाई, और फिर इन दोनों को हम जो हमने सोल्यूशन सपोज किया है इक्वेशन नंबर आई थिंक 4 की फॉर्म में, उसमें इस्तेमाल कर लेंगे 4 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो हमारे पास उन ODEs के सोल्यूशन आएंगे। सो ODEs के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 40 में बहुत डिटेल के साथ, और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल केसेस भी इनके डिस्कस किए गए हैं इन इक्वेशंस के। इसके अलावा ये केस भी डिस्कस किया गया है। सो आप प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 8 लिख लीजिएगा, उससे आप इक्वेशन 9 और 10 का सोल्यूशन समझ जाएंगे। सो इक्वेशन नंबर जो 7 का सोल्यूशन है हमारे पास वो है जी A1 कॉज ऑफ लेमडा एक्स प्लस B1 साइन ऑफ लेमडा एक्स, और वाई ऑफ वाई इक्वेशन नंबर 8 का सोल्यूशन है। इक्वेशन नंबर 9 और 10 को इक्वेशन नंबर 4 में जो कि सोल्यूशन सपोज किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास जी इक्वेशन नंबर 9 है जो हमने एक्स ऑफ एक्स की जगह पे लिखी है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 इसी तरह से थी ना, एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई, ठीक है। सो ये एक्स ऑफ एक्स की जगह पे और ये वाई ऑफ वाई की जगह पे इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन आया है, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे जी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस। सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे वो 2 करेंगे। 2 में ये वाली दो बाउंड्री कंडीशंस हमने इन दोनों को हमने नाम दिया था कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें से ये वाली जो x इज़ इक्वल्स टू 0 पर मौजूद है पहले वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर सोल्यूशन में x है वहाँ वहाँ पर 0 सब लिख दें, ठीक है। सो ये हमारे पास अब तक का सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 11। सो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x है ना, ठीक है। और ये वैल्यू हमें पता है इक्वेशन के मुताबिक 0 है, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1, ये 0 हो जाएगा, sin 0 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से ये लिख लेंगे और ये सारी टर्म एज इट इज़। अब अगर हमने सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन हमारे पास आया है उसे चाहिए कि वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सो अब अगर वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये साइड 0 के इक्वल तभी होगी जब या तो A1 या फिर ये ब्रैकेट दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगा। दोनों तो हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों 0 रखेंगे तो जो हमारे पास 11 में सोल्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा सारा का सारा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हम किसी भी सूरत में 0 के इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि ये 11 में मौजूद है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये ब्रैकेट 0 नहीं होगी, A1 इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। अब अगर A1 0 है तो हम इसे जो मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन अब तक हमें ऑब्टेन हुआ है 11 की फॉर्म में, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A1 की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास ये टर्म और ये ब्रैकेट बच जाएगी, ठीक है। सो उसे लिख लेते हैं दोबारा से। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गई है जिसमें टर्म एक कम हो गई है, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, B1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसे A का नाम दे लेंगे। B1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसे B का नाम दे लिया। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हमारे पास सारी राइटिंग है किसी भी कलर में है, ये दोनों आपकी नीट राइटिंग्स ही हैं, पेपर में सब कुछ लिखना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कि ये जो कांस्टेंट है हमारे पास A, वो B1 A2 के इक्वल है और जो कांस्टेंट है B, ये B1 B2 के इक्वल है, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 12 में बाउंड्री कंडीशन 3 इस्तेमाल कर लेंगे। 3 में हमारे पास दो कंडीशंस मौजूद थी, ये वाली,
ठीक है। सो हम इसमें से ये वाली इस्तेमाल करेंगे जो कि y इज़ इक्वल्स टू 0 पे मौजूद है, बिकॉज़ ये सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगी। इस कंडीशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट कर दें, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट कर दें, तो कर दिया जी। ये देखें, ये वाली साइड तो हमें पता है 0 के इक्वल है, अगेन साइन ऑफ लेमडा x, और e की पावर में 0 ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। अब देखें ये टर्म भी, अब 12 हमारा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है, तो ये इसमें मौजूद है, इसको ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये तो ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि a प्लस बी को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। देखें, जब यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ ये साइड भी 0 हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ये टर्म 0 के इक्वल रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए के इक्वल। अब b को माइनस ए के इक्वल पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11 में, ताकि सोल्यूशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। a दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे a को, मतलब फिर यहाँ से हट जाएगा, सिंप्लीफाई करके इसको लिख देंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे लेंगे। दो बाउंड्री कंडीशंस हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और सॉरी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी, दो रह गई हैं। और अब हम इस्तेमाल करेंगे ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो कि एक्स इज़ इक्वल्स टू ए पर गिवन है, बिकॉज दिस इज़ होमोजीनियस। तो पहले होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, इसे हम एज ए इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम थर्ड बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे अपने अब तक के मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 13 में अभी अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पे a सब्सटीट्यूट कर दें, वहाँ पर a सब्सटीट्यूट कर दें, ये 0 के इक्वल है, ठीक हो गया। a साइन ऑफ लेमडा a, और ये ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है, लिख लिया उसको भी। अब अगेन ये ब्रैकेट तो इक्वेशन नंबर 13 में मौजूद है, इसे 0 नहीं रख सकते, a को भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी इक्वेशन नंबर 13 में मौजूद है। इसको 0 रखेंगे, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, बिकॉज ये अब तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है। सो इसका मतलब है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन साइन ऑफ लेमडा a विल बी इक्वल्स टू 0। इसका फ़ायदा ये है कि हम यहाँ से लेमडा फाइंड कर लेंगे ना, तो लेमडा ए इसी तरफ साइन इनवर्स अगर दोनों तरफ ले लें तो इस तरफ साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। हमें पता है कि साइन पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए 0 है, और पाई रेंज करता है 1 2 3 सो ऑन, ठीक हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लेमडा की वैल्यू चाहिए, लेमडा इसी तरफ यहाँ पे आ जाएगा n पाई बाई ए, और अगेन n की वैल्यूज़। अच्छा, एक नोटिसेबल बात आगे आप देखें, हम n ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ में क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर हम n यहाँ पर 0 रखेंगे, लैम्डा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि जब कांस्टेंट यहाँ पे ये लैम्डा 0 है तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा ना इक्वेशन नंबर 13 को, अगर आप नोटिस करें। सो हम n 0 नहीं लेंगे। इसके अलावा जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं लैम्डा की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, या फिर आप कह लें n की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे वो इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है कि जो हम सोल्यूशन n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इतना सा ही बस इसमें फ़र्क आएगा, तो जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही सोल्यूशन फाइंड करेंगे। बाकी हमें पता है 0 के लिए ट्रिवियल है और नेगेटिव के लिए बस माइनस साइन का रेफरेंस है। अब देखें कि अगर n को 1 के इक्वल पुट करें तो लेमडा की एक वैल्यू आएगी, n को 2 के इक्वल पुट करें तो लेमडा की दूसरी वैल्यू आएगी, 3 पुट करें तीसरी वैल्यू आएगी, और सो ऑन। जितनी n की वैल्यूज़ पुट करेंगे उतने ही हमारे पास लैम्डाज आएंगे। सो इस वजह से हम यहाँ पर लैम्डा n लिख देंगे कि दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द n वी आर हैविंग डिफरेंट लैम्डाज। अब इस लैम्डा वाली इक्वेशन को 14 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 14 को इक्वेशन नंबर 13 में इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू थी, ठीक है, लैम्डा की जगह पे हमने n पाई ओवर a सब्सटीट्यूट कर दिया, इसी तरह से लैम्डा की जगह पर भी n पाई a और यहाँ पे n पाई बाई a इस्तेमाल कर लिया। अब अगर n नंबर ऑफ लैम्डाज हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी n आएंगे और कांस्टेंट्स भी n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अब हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसके बाद हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर देखें, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है ई एक्स माइनस और e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हो तो 2 इस तरफ ले आएंगे और ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ई एक्स माइनस ई की पावर में माइनस एक्स। कोरिस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ से कंपेयर करें तो x की जगह पे है n पाई y बाई a, तो यहाँ पे भी आ जाएगा n पाई y बाई a, n पाई y बाई a हो जाएगा और साथ में 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम आइडेंटिटी जो है इस्तेमाल कर लेंगे अपने सोल्यूशन में, तो यहाँ पे लिख देंगे जी इस इक्वेशन में। अब ये देखें, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है,
फिर ए एन भी एज इट इज़, और ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये, और ये जो यहाँ पे 2 था ये यहाँ पे लिख देंगे, साथ ही के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और n की हमने साथ में वैल्यू भी लिख दी है। अब अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हमने सी एन का नाम दे लिया, और इसे इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके इसे इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे लेंगे। अब एक बात जो नोटिस करने वाली है कि हमने इस्तेमाल करना है एक जो आखिरी कंडीशन है हमारे पास, u ऑफ x b इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इक्वेशन नंबर 15 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर हमारे पास जो गिवन PDE है वो भी लीनियर थी, तो उसके ये सारे सॉल्यूशंस जो हमारे पास मौजूद हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्वेशन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे वो हमारी इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। सो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेंगे, उसे नाम दे देंगे u ऑफ एक्स वाई का, और समेशन हो जाएगी इन सारी की सारी सॉल्यूशंस की। जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, u n ऑफ एक्स वाई की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, इक्वेशन नंबर 16 है। अब इसमें जो हमारे पास एक हमारी कंडीशन रह गई है इसे इस्तेमाल कर लेंगे। सो इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इस कंडीशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर इक्वेशन नंबर 16 में y है वहाँ पर b लिख दें, ठीक है। सो यहाँ पर b लिख देंगे, सी एन, ये x वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, n पाई बाई a, और यहाँ पर y की जगह पे हमने b लिख दिया, जस्ट दैट्स इट। अब ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के लिख देंगे, इस साइड को दोबारा एज इट इज़ लिख देंगे। अब इस कोफिशिएंट सी एन की वैल्यू फाइंड करना है, और हमें पता है कि ये इस तरह से चूज़ की जाएगी कि जो हमारे पास सोल्यूशन है यू ऑफ एक्स भी वो एक हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो हम डायरेक्ट जो है वो चूज़ नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। आई विल टेल यू अ मेथड और टेक्निक। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस ये जो फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को इस तरह के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस n की जगह पे कोई और कांस्टेंट लिख देंगे, m लिख दें, k लिख दें, p q कुछ भी लिख दें, ठीक है। सो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स को, इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया है जी, इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये कांस्टेंट था, ठीक है, ये b, इसको इधर लिख लिया सी एन, और ये सारे पहले लिख लिए हैं, और ये दोनों फंक्शंस जो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं इन्हें सेपरेट लिख लिया है। अब दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो x की हमारे पास वैल्यूज़ थी वो 0 टू x a है, और इसी तरह से इस साइड को भी इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू a और विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को देख लेते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमें बताती है कि अब अगर m n के इक्वल नहीं होगा तो इस इंटेग्रल का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये कांस्टेंट 0 आ गया, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल सोल्यूशन, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक द केस व्हेन m इज इक्वल्स टू n, ओके। सो m को n के इक्वल रख लेंगे, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसमें m की जगह पे n रख देते हैं इस इंटेग्रल में। यहाँ पे f ऑफ x मौजूद है, हम इस इंटेग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज आर्बिट्रेरी फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये साइड तो एज इट इज़ लिख दी जाएगी, ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सो हम यहाँ पे h जो है वो मिस करते आए हैं, सो वी हैव टू राइट हेयर, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट, आई यूजुअली मेक दिस मिस्टेक, ओके। यहीं पे हमने ये मिस्टेक की थी, सो हमने इसको करेक्ट कर लिया है। दिस इज़ द साइन हाइपरबोलिक। इस इंटेग्रल का आंसर जी a/2 आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये इस तरफ रहेगा, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ चली जाएंगी, और इनको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख लेंगे। लाइक यहाँ पे हो जाएगा 2/a, और डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक की टर्म लिख लेंगे, और ये सारा इंटेग्रल एज इट इज़। इसे 17 का नाम दे लें, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट सी एन। इसे इस्तेमाल कर लेंगे हमारे इस सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन 16 में, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगा, दैट इज़ ए जनरल सॉल्यूशन। सो यूज़ कर लेंगे 17 को 16 में। तो जी ये हमारे पास गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसे डायरेक्टलेट इंटीरियर प्रॉब्लम भी कहते हैं, और उसको हमने फाइनली सॉल्व कर दिया है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट सी एन, और ये बाकी सारे का सारा सॉल्यूशन है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। फॉर मोर वीडियोस स्टिक टू द चैनल।